रंजीत उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के एक छोटे से गांव मिश्री का रहने वाला था। रंजीत 5 बहनों का अकेला भाई था। यानी रंजीत के माता पिता के कुल 6 संतान थी, लेकिन रंजीत भाइयों में अकेला था, बहनें 5 थी। रंजीत की शादी को अभी महज 20 से 25 दिन ही बीते थे कि अचानक उसके पिताजी घर से किसी कामवश रोड पे जाते हैं बाजार में, और उनका एक एक्सीडेंट में देहावसान हो जाता है, देहांत हो जाता है। वो दुनिया को हमेशा से के लिए छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ये बात उनके घर वालों को पता चलती है, घर वालों के ऊपर दुख का एक पहाड़ टूट पड़ता है। और सबसे ज्यादा दुख का पहाड़ टूटता है रंजीत के ऊपर। रंजीत का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अभी इतना ज्यादा खर्चा उसकी शादी में हुआ था, और उसके पिताजी ने उसकी बड़ी एक बहन जो है उसकी शादी कर दी है। बाकी की जो 4 बहनें हैं अभी उनकी शादी नहीं हुई है। अब चूंकि रंजीत अभी 30-32 साल की उम्र है और उसके ऊपर इतना ज्यादा लोड, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी एक बैग से आ जाएगी, रंजीत ने कभी ये चीजें सपने में भी नहीं सोची थी। खैर, वो अपने पिताजी का जैसे तैसे दाह संस्कार करता है और कुछ दिन गांव में गुजारता है। रंजीत चूंकि अच्छा खासा पढ़ा लिखा, देखने में होनहार, और जितना देखने में सुंदर उससे ज्यादा उसका दिमाग चलता था। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा, और जिस भी काम को वो करता था बहुत तसल्ली बख्श काम करता था। बहुत तसल्ली से उस काम को पूरा मनन करके, पूरा मन लगा के करता था। कुछ दिन वो गांव में गुजारने के बाद उसे लगता है कि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज्यादा है, और उसके सर पर 4 बहनों की शादी का जिम्मा है। ऐसे में उसे कहीं बाहर जाकर कमाना पड़ेगा। उसकी नई नवेली दुल्हन उससे कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, मैं सब कुछ आपके साथ सहने के लिए तैयार हूं। अगर आप परदेश जाना चाहते हैं तो कहीं चले जाएं, आपको 4 पैसा कमाएं। उसकी माताजी भी कहती है कि बेटा देखो, अब तुम्हारे अलावा इन बहनों का और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा रंजीत, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम्हें बहनों की शादी भी करनी है, तुम कहीं बाहर चले जाओ। रंजीत ट्रेन पकड़ता है और फिर दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो कई कंपनियों में इंटरव्यू देता है, लेकिन इत्तेफाक कहिए या संयोग कहिए कि उसका सिलेक्शन नहीं होता है। वो अपने एक मित्र के यहाँ कई रातें गुजारता है। उसका मित्र भी चूंकि प्राइवेट नौकरी कर रहा था। जब कई रातें गुजर जाती हैं तो उसका मित्र कहता है कि रंजीत भाई, हमारे भी कुछ खर्चे हैं और हम अब आपको ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते अपने घर पर, इसलिए भाई साहब आप अपनी व्यवस्था देख लो। रंजीत रात में सो नहीं पाता है जब उसके मित्र ने इस तरीके से कहा, जो उसके गांव के, उसके पड़ोस का ही रहने वाला था। रंजीत बड़ा हैरत में पड़ जाता है कि उसका वो मित्र जो बचपन में उसके साथ खेला है, खाया है, और आज रंजीत मजबूरी के दिनों में चल रहा है, उसे एक नौकरी की तलाश है। तब उसका मित्र उसे इस तरीके से कह रहा है जबकि महज 5 से 6 दिन उसे वहां पर रुके हुए हो चुका था। दोस्तों, आखिर क्या हुआ फिर आखिर रंजीत के साथ? ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लाल बेल आइकन की बटन जो आपको दिख रही है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाए और समाज में एक नया संदेश लेकर आए, ऐसी कहानियां आपके बीच लेकर आऊं दोस्तों, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पिछली कहानियों पर जिनका हमें प्यारा सा कमेंट आया था, उनमें सबसे पहला कमेंट था शशिकांत पटेल का, जो कि रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। और हरदोई से कमेंट आया था श्रवण कुमार जी का। आप दोनों लोगों का प्यारा सा कमेंट आया था, और आप लोग जो नए लोग इस पूरी कहानी को देख रहे हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें हमारी कहानियों पर आता है, जिनका सपोर्ट हमें हमारी कहानियों पर मिलता है, उनका नाम हम कहानी में जरूर लेते हैं। तो आप इस कहानी को सुनने के बाद
आपसे मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उस प्रश्न के उत्तर के साथ कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बता दीजिएगा कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस जगह से सुन रहे थे, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कहानियां वास्तव में कहां कहां तक पहुंच रही हैं। फिलहाल कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब रंजीत थक हार जाता है, अपने मित्र से कहता है कि भाई 2-3 जगह मैंने बात कर रखी है, हो सकता है मुझे जल्दी ही नौकरी लग जाए, 1-2 दिन की बात और है। लेकिन रंजीत का वो मित्र कहता है कि नहीं मित्र, अब ज्यादा दिन नहीं चला सकता, नहीं तो मेरे मकान मालिक मुझे ही बाहर निकाल देंगे। जब ऐसी बातें सुनता है तो रंजीत फिर अपना झोला बस्ता अपनी पीठ पर लाद कर एक अनजान सफर की तरफ चल पड़ता है और फिर वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर रात गुजारता है। अगले दिन वो किसी के माध्यम से कंपनी में जाता है, जो कंपनी बिल्कुल नई नई खुली थी, और उस कंपनी में वो इंटरव्यू देता है। तो जो कंपनी का मालिक होता है वो रंजीत के बात व्यवहार से इतना प्रभावित होता है कि उसे लगता है कि जिस एम्प्लॉय की तलाश थी वो उसे मिल चुका है, उसको नौकरी पर रख लेता है। और फिर रंजीत अपनी नौकरी का सफर तय करना शुरू करता है। धीरे धीरे दोस्तों कई साल गुजर जाते हैं और इन कई सालों में वो अपनी बची हुई बहनों की सबकी शादी कर देता है। सिर्फ एक बहन उसके सबसे लास्ट वाली बचती है जिसकी उसे शादी करनी थी, और तब तक उसे इस कंपनी में नौकरी करते हुए तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं। और 10 साल में वो कंपनी जो उसके आने पर स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी, वो कंपनी जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, बहुत ज्यादा उस कंपनी की उन्नति होती है। मालिक भी फूलकर गदगद हो जाता है। अब मालिक को भी लगने लगा था कि रंजीत मुझे कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं है, और रंजीत भी अपने पूरे उस काम में, पूरे उस कंपनी के काम में इस तरीके से मज गया था, रम गया था कि उसे लग रहा था कि ये कंपनी उसके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उसने बहुत सारी पैसे यहां से कमाए, अपनी बहनों की शादी की, घर बनवाया, बहुत सारे काम किए। अब रंजीत भी छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन अब उसकी लास्ट बहन की शादी थी और उसे घर जाना था। वो अपने मालिक के पास पहुंचता है और मालिक से कहता है कि मालिक साहब, मेरी सबसे छोटी बहन की शादी है, कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे हैं, मुझे कुछ पैसे जो है वो एडवांस में चाहिए। मालिक कहता है बताओ कितने पैसे एडवांस में चाहिए। वो कहता है कि सर मुझे 2 लाख रुपया दे दीजिए, मेरी बहन की शादी आसानी से हो जाएगी। मालिक तुरंत ही कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी बना दूं, और तुम्हें नहीं पता है मेरी कंपनी की पॉलिसी क्या है, मेरी कंपनी की नीति क्या है, मेरी कंपनी का जो कानून कायदा है वो क्या है, तुम्हें नहीं पता है। मैं तुम्हें 2 लाख रुपया कैसे दे दूंगा। हमारी कंपनी किसी भी इंप्लॉय को, किसी भी कर्मचारी को 25 पैसा एडवांस नहीं देती, तुम्हें कैसे दे देगी। वो बहुत दुहाई देता है, कहता है सर इज्जत की बात है, मेरी बहन की शादी अब महज 2-3 दिन बची है और मुझे कल गांव जाना है, मुझे कल घर जाना है, और साहब ऐसे में मेरे पास कोई सहारा नहीं है। उसका मालिक कहता है कि तुम्हारी सैलरी ही कितनी है, तुम्हारी सैलरी तो महज 18-20 हजार रुपए है, और 20 हजार रुपए में तुम 2 लाख रुपए की, यानी कि तुम 10 महीने अगर मेरे यहां नौकरी भी करोगे तब चुकता होंगे। ऐसे में मैं तुम्हें कैसे, इतना रिस्क नहीं ले सकता हूं। वो कहता है कि साहब मुझे अगर कंपनी छोड़ के जाना होता तो कंपनी जब आपने स्टार्ट की थी उसके कुछ दिन बाद ही छोड़ के चला जाता। आज 10 साल आपकी कंपनी में गुजारते हो गया मुझे, और मैंने आज तक कभी 1 रुपए की बेईमानी नहीं की। साहब इस कंपनी को अपना समझकर काम किया है, और फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत कुछ उससे मिन्नतें करता है, लेकिन मालिक टस से मस नहीं होता है। मालिक उसे कहता है कि तुम्हें अगर ज्यादा लगे तो तुम नौकरी छोड़ सकते हो। अब उसके पास कोई चारा नहीं रहता बेचारे के। वो अपने कमरे पर जाता है और रात में सोचने लगता है 7-8 बजे खाना पीना खाकर कि यार अब किससे मांगे। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी जानने वाले हैं, सबके पास वो पैसों के लिए फोन कर चुका है, लेकिन कोई उसे 1 भी रुपया देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में बहन की शादी 4 दिन बची है, बेचारा कहां से 2 लाख का इंतजाम करेगा। अचानक उसे विनय की याद आ जाती है कि विनय को कॉल करता हूं। विनय दरअसल जिस कंपनी में रंजीत काम करता था उसी के सामने कंपनी थी जिस कंपनी का मालिक था विनय, और विनय ने
रंजीत की ईमानदारी, मेहनत और उसके काम करने के तरीकों को देखकर अपनी कंपनी में 40,000 रुपए पगार पर उसे बुलाया था कई बार, लेकिन वो नहीं गया। कहा कि नहीं, मुझे कम पैसे मिल रहे ठीक है, लेकिन मैं कंपनी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। वो सोचता है क्यों ना विनय को कॉल करूं। अब विनय को कॉल करता है। विनय से कहता है कि सर, मैं आपकी कंपनी 40,000 रुपए या कम भी दोगे तो ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। विनय की आंखों में जैसे रोशनी आ जाती है, शायद विनय इसी मौके की तलाश में था। वो कहता है कि बताओ क्या समस्या आ गई है। वो कहता है कि साहब, दरअसल मुझे कल गांव जाना है अपने, और मेरी लास्ट बहन की शादी है, मुझे साहब 2 लाख रुपए एडवांस चाहिए। विनय कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 लाख नहीं, तुम आके 4 लाख रुपए लेकर जाओ। विनय उसे अपने ऑफिस पे बुलाता है और फिर रंजीत विनय के ऑफिस पर जाता है। विनय उसे और भी पैसे की पेशकश करता है और कहता है कि जब तुम मेरे यहां नौकरी ज्वाइन कर लोगे तो हर महीने की सैलरी से 10% तुम्हारा जो एडवांस दे रहा हूं उसको काटता रहूंगा और तुम्हारी सैलरी 40,000 होगी। वो कहता है साहब, सैलरी आप कम भी दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन आज जो आपने मेरे ऊपर एहसान किया वो मैं एहसान अपने ताज जिंदगी नहीं भूल सकता हूं। खैर, वो पैसा लेकर अपने रूम पर चला आता है और उसके बाद हंसी खुशी अपने गांव पहुंचता है, अपनी बहन की शादी कर वापस आता है और विनय की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। जब विनय की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके जो दूसरे मालिक होते हैं, वो मालिक उसे कहते हैं कि भैया छुट्टी काट कर कब आओगे। तो वो बताता है कि भाई साहब, मैं छुट्टी काट कर आ चुका हूं, आपके जस्ट सामने वाली कंपनी जो विनय सर की कंपनी है उसे मैंने ज्वाइन कर लिया है। मालिक पूछता है ऐसा क्यों किया। बोलता है साहब, मेरी इज्जत जाने वाली थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने आपके साथ पिछले 10 साल से काम किया, आपने मेरी बातों का इतना भी ख्याल नहीं रखा। मैं अपने कोई खर्चे के लिए नहीं मांग रहा था सर, मेरी बहन की शादी थी और मैं मजबूर था इसलिए आपसे पैसे मांग रहा था। अब उसका मालिक कहता है कि फिर तुम्हारा पैसों का जुगाड़ कैसे हुआ। तो वो कहता है कि साहब, विनय साहब ने मुझे, उनके यहां एक दिन भी मैंने नौकरी नहीं किया, वो व्यक्तिगत तौर पर मुझे आते जाते देखते हैं और चेहरे से पहचानते हैं। मैंने एक बार कहा और उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए तुरंत ही दे दिया और मैंने बहन की शादी कर ली। अब मैं वो एहसान उतारने के लिए विनय सर की कंपनी के साथ जुड़ गया हूं। उसका मालिक कहता है कि भाई, तुमने विनय से पैसे लिए तो मुझे एक बार बता देना था, शायद मैं भी पैसे दे देता। तो वो कहता है कि साहब, जब मैं आपके सामने इतना हाथ पैर जोड़ रहा था तब तो आपसे पैसे निकले नहीं, आप ऐसे कैसे दे देते। उसका मालिक गुस्सा होकर फोन कट कर देता है। उसके बाद वो रंजीत को फोन नहीं करता है और फिर धीरे धीरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है। इधर रंजीत जब से विनय की कंपनी में आया था, विनय की कंपनी जमीन से उठकर आसमान की तरफ जा रही थी और रंजीत जिस कंपनी को छोड़कर आया था अपने पुराने मालिक को, जहां पर उसने 10 साल नौकरी की थी, वो कंपनी धीरे धीरे देखते देखते डाउन होने लगी और पूरी तरीके से गर्त में चली गई। दोस्तों, जो मैं आपसे प्रश्न पूछने को कह रहा था कि सबसे आखिरी में मैं कहानी के आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, वो प्रश्न ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या रंजीत ने जो किया वो सही किया अपने पुराने मालिक के साथ, या विनय ने जो किया रंजीत के साथ वो सही किया। आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है, आप इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही मेरा आखिरी का सबसे बड़ा प्रश्न था। कुछ फैसले मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इस पूरे कहानी को सुनने के बाद आपके दिल की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का मतलब बस इतना था कि आप कई बार ऐसे इंसान को उसकी जरूरतों पर उसके साथ खड़े रहिए जिसे ऐसा लगता हो कि उसकी जरूरतों में सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के साथ आप हमेशा जिंदा दिली के साथ जुड़े रहिए और उनकी आवश्यकताओं पर हमेशा खड़े रहिए यदि वो आपकी आवश्यकताओं पर हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, आपके दिल को कहानी ने थोड़ा सा भी छुआ हो, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं एक ऐसी नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।